देखिए चैप्टर नंबर है 11। चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन चैप्टर की आपको नीड क्या है? देखो अभी तक हम जितने भी चैप्टर कर रहे थे, जैसे हमने 6 चैप्टर किया, 7 चैप्टर किया, लाइन्स एंड एंगल, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, तो उसमें हम क्या करते थे कि अगर मान लो आपको एक मुझे बोलना था, जैसे मैं इस तरह से बोलता था कि एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, जिसकी साइड हमें गिवन है, मान लो ये कोई एक ट्राइंगल है ABC और इसकी साइड हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, या ये 8 सेंटीमीटर मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये 9 सेंटीमीटर मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ना। तो आप कई चैप्टर ऐसे पढ़ चुके होंगे जिसमें आपको ट्राइंगल की इस तरह से साइड गिवन होंगी, है ना। या कई बार ऐसा होता था कि आपने इस तरह से एक लाइन बनाई, ये एक लाइन बनाई और आपने लिख दिया कि ये एंगल कितना है 30 डिग्री या 60 डिग्री, कुछ भी आप लिखते थे। तो ये अगर 7 सेंटीमीटर लिखा है तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से यहाँ स्केल रखोगे तो ये 7 सेंटीमीटर होगा? तो आंसर है नो। ठीक, यहाँ से यहाँ स्केल रखा जाए तो इसका मतलब क्या ये है कि स्केल से अगर मापा जाए तो इसको ये कितना मिलेगा 8 सेंटीमीटर? नो। इसका मेजरमेंट किया जाए तो ये 9 सेंटीमीटर मिलेगा, क्या ये जरूरी है? नो। ठीक, लेकिन क्या ये ट्राइंगल आपको फुल फील दे रहा है कि हाँ ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा? तो आंसर है हाँ, फीलिंग फुल आ रही है इससे। तो केवल आपको फील कराने के लिए एक ट्राइंगल वहां पर बनाया गया। ठीक, अगर मैं कहूं कि ये एक लाइन है, ये एक रे है, इन दोनों रे के बीच में 30 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये नेसेसरी नहीं है कि आप इसको मेजर करोगे तो ये 30 डिग्री मिलेगा आपको। केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक फील दिलाया गया कि ये 30 डिग्री है और फिर बाद में बाकी की चीजें एक्सप्लेन कर दी गई। तो आपको इस तरह से भी एक्सप्लेनेशन समझ आती है। तो आपने कहा ठीक है, आपने माना, आपने कहा 7 सेंटीमीटर तो आपने मान लिया, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जहां पर हम चीजों को इस तरह से नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पर कहीं भी 7 लिख दो, 8 लिख दो, 9 लिख दो, या कहीं भी मन करे तो 30 लिख लो, नो। कई सिचुएशन आपके सामने ऐसी आएंगी जिस पर आपको एक्यूरेट डायमेंशंस देने होंगे। जैसे आप कहीं पर मैप बना रहे हो, है ना, क्या बना रहे हो? मैप बना रहे हो, तो मैप में जो होगा वो डायमेंशन आपको कैसा देना होगा? एक्यूरेट देना होगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करो, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिल्ली, ठीक, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए सिर्फ कोलकाता, ठीक। तो अब मैं अगर एंगल पर लिख रहा हूँ कि कोलकाता से दिल्ली कितने एंगल पर है, या कोलकाता से ये मैंने लिखा कोई एक दूसरा स्टेट मैंने चलो ले लिया, सपोज करो मैंने कोई शहर ले लिया, चेन्नई ले लिया, तो अगर मैं एंगल बना रहा हूं तो यहां पर अगर इनके बीच का एंगल बनाऊंगा तो मुझे एक्यूरेट बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? तो आंसर है हाँ, ये बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस मैप के अकॉर्डिंग कोई ट्रेवल भी कर सकता है। चेन्नई से उसने सोचा कि कोलकाता में जो इतने एंगल पर जाना है, उसने मैप में देखा, तो मान लो आपने कहा कि 30 डिग्री नॉर्थ में जाना है, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ, है ना। अब मान लो ये आपने एक्यूरेट नहीं लिखा हुआ है, आपने 30 डिग्री केवल ऐसे ही लिख दिया था, है ना। तो क्या होगा, जब वो पहुंचेगा तो वो कोलकाता नहीं पहुंच पाएगा। क्या नहीं पहुंच पाएगा? कोलकाता नहीं पहुंच पाएगा। समझ आ रही है बात? या चेन्नई से कोलकाता आया, फिर कोलकाता से आपने कहा कि दिल्ली 30 डिग्री पर है, ठीक है, आपने एक एंगल लिख दिया वहां पर, तो वो एंगल सही लिखा होगा तभी वो पहुंचेगा, नहीं तो वो कहीं और पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब मैप बनाते वक्त आपको जो एंगल लिखने होंगे, जो आपको डिस्टेंसेस दिखानी होंगी, वो सब कैसी होनी चाहिए? एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमें लाइफ में कभी बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पर हम सिर्फ फील दिखाकर आपको काम नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा? एक्यूरेट सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। तो एक्यूरेट सिचुएशन हमें वहां पर दिखानी है, ठीक। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक चीज मस्ट है कि आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्योमेट्री बॉक्स, जिसमें आपके पास स्केल होना चाहिए एक, ठीक है, जिसे हम ग्रेजुएट, ये जो एक स्केल होगा हमारे पास, उसमें एक साइड में सेंटीमीटर में होंगी और एक साइड mm में होगा, उसे डिवाइड किया होगा, ठीक है ना। तो एक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 1 mm, 2 mm इस तरह से दिखाया होगा। फिर इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए एक कंपास,
कंपास की आपको नीड पड़ेगी, है ना, आर्क वगैरह बनाने के लिए। स्केल होना चाहिए, कंपास होना चाहिए। क्लास 9th लेवल के कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं तो ये दो चीज़ें काफ़ी हैं, सिर्फ ये दो चीज़ें काफ़ी हैं। क्या क्या? एक कंपास और एक आपके पास स्केल हो। इसके अलावा डिवाइडर हो गया, है ना, या और भी कई चीज़ें हैं जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में आपको नीड होती है। लेकिन अभी क्लास 9th लेवल पर जो कंस्ट्रक्शन के लिए हमें ज़रूरत होगी वो कंपास की और स्केल की ज़रूरत होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्लास 9th में 11th चैप्टर में जो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन करेंगे वो हम करेंगे किसी भी गिवन एंगल का बाइसेक्टर बनाना। गिवन एंगल का क्या बनाना? बाइसेक्टर बनाना। तो मान लो ये कोई एक रे है, इसका मैं नाम रख देता हूं, इसका चलो मैंने नाम रखा ए बी सी। ये ए बी एक रे है और ये बी सी एक रे है। ठीक, इन दोनों रे के बीच में यहां पर एक एंगल बन रहा है। तो ये एंगल मुझे गिवन है। क्या नाम है इस एंगल का? ए बी सी। क्या नाम है? ए बी सी। क्लियर है ये वाली बात? ठीक। और इस एंगल का मुझे क्या निकालना है? बाइसेक्टर। यानी कि मुझे इस एंगल के बीच में एक ऐसी रे खींचनी है जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। ये बात आ गई समझ में? ठीक है, तो करते हैं, देखो कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले तो मुझे गिवन है, यहां पर लिख लेता हूं, गिवन है मुझे क्या? एंगल ए बी सी, ये मुझे गिवन है। ठीक। अच्छा, मुझे कंस्ट्रक्ट क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है मुझे बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ठीक है, ये मुझे कंस्ट्रक्ट करना है। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखते हैं बच्चों? स्टेप्स। यहां पर हम क्या लिखेंगे? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और 1 बाय 1 उनको लिखते जाएंगे, जो जो हम वहां पर करते जाएंगे। ठीक है, आपको एक रे ए बी और बी सी, ये दो रे गिवन है। बी एज अ सेंटर, आपने क्या किया? कोई भी रेडियस लेकर क्या बनाया? एक आर्क, जो कि ए बी वाली रे को कहां पर कट कर रहा है? डी पर। और बी सी वाली रे को कहां पर कट कर रहा है? बोलो, ई पर। फिर इसके बाद आपको क्या करना है बताओ? इसके बाद आपको ये करना है कि ये डी से ई तक, ये रेडियस जितनी भी है उसके आधे से ज्यादा लेकर डी से कट लगा लो और ई से कट लगा लो। तो ये दोनों कट एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे? एफ पर। ये पॉइंट एफ है। अब बी से एफ को ज्वाइन करा दो ये। तो ये जो बी एफ होगा ये आपका क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है ना। फिर आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, पॉइंट डी से एफ और ई से एफ को ज्वाइन करा लो, तो ये आपके पास ट्रायंगल बन के तैयार हो जाएगा। एक ट्रायंगल तो ये बनेगा डी एफ बी, और एक ट्रायंगल ये बन के तैयार हो जाएगा ई एफ बी, है ना। इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ये कर सकते हो कि ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे? इक्वल। तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि बी एफ क्या है? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। यहां मान लो आपके पास क्या है? दो रे ए बी और सी। ठीक, ये रे हैं। अब आपने क्या किया होगा कि बी एज अ सेंटर एक आर्क बनाया होगा जिससे कि एक एंगल बन जाए। तो कोई भी एक रेडियस तो ली होगी आपने। क्या लिया होगा? रेडियस। तो बी से जब आपने ये आर्क लगाया था पहला, तो ये जो भी पॉइंट होंगे, डी पॉइंट और ई पॉइंट, ये जो बी डी और डी बी है ये आपस में कैसे होंगे? इक्वल। क्योंकि ये रेडियस दोनों में कैसी है? सेम। ये और ये आपस में कैसे होंगे? इक्वल, है ना। ये बात आ रही समझ में? तो क्या लिखोगे? बी ई एंड बी डी, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? बोलो, दोनों ही क्या हैं? रेडियस। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? अच्छा, और फिर आपने डी से और ई से, डी से आधे से ज्यादा लेकर यहां पर कट लगाया ये, और यहां से कट लगाया ये। तो अब आप जब इक्वल लेंथ लेकर कट लगा रहे हो तो ये जो लेंथ होंगी ये आपस में कैसी रही होंगी? इक्वल, है ना। तो ये पॉइंट जो एफ, तो जो डी एफ और ई एफ है ये आपस में कैसे रहे होंगे? इक्वल रहे होंगे। ठीक,
तो यहां पर लिखता हूं DF इक्वल्स टू क्या, ठीक, ये बात आगे समझ में। फिर इसके बाद B से आपने ज्वाइन किया होगा F को, है ना, तो ये आपको एक रे मिली होगी ये। तो ये जो BF है ये दोनों में क्या रहा होगा बोलो, कॉमन। ठीक, ये हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए बोलो, ट्रायंगल BFE क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्रायंगल BFD के। कौन से रूल से होगा बोलो, साइड, आपने साइड ली, ये साइड ली और ये साइड ली, तो S रूल, साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे रहे होंगे बोलो, इक्वल रहे होंगे। एंगल DBF इक्वल रहा होगा किसके, एंगल EBF के। कौन से रूल से बताओ, बाय CPCT। अब अगर हम कह रहे हैं कि ये एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं इसका मतलब BF क्या है, एंगल बाइसेक्टर। देयरफॉर BF इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक, ये बात आ गई समझ में। सेकंड जो हमें कंस्ट्रक्शन देखना है वो है टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। ठीक है, हमें गिवन क्या है, एक लाइन सेगमेंट AB, मान लो AB कोई एक लाइन सेगमेंट हम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास कोई एक लाइन है AB, ठीक है, इस AB लाइन सेगमेंट का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। तो हमें कंस्ट्रक्ट जो करना है, टू कंस्ट्रक्ट, क्या लिखा होना चाहिए, टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है, क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक, अब इसका कंस्ट्रक्शन में आप दो चीजें लोगे बच्चों, एक तो लिखोगे उसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, फिर उसके बाद उसको वेरीफाई करके दिखाओगे। ठीक, अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, किसी भी गिवन लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए आपको कंपास लेना है। कंपास में जितनी AB लेंथ है उसके आधे से ज्यादा लेना है, आधे से ज्यादा, मोर देन हाफ। ठीक, मोर देन हाफ लेकर A से यहां पर कट लगाना है, ठीक, और इधर भी एक कट लगाना है, ये A से मोर देन हाफ लेकर कंपास में A एज अ सेंटर आपको क्या करना है, बोथ साइड, इस लाइन सेगमेंट के बोथ साइड क्या करना है, कट लगाना है, आर्क बनाना है। फिर उतना ही लेकर, मोर देन हाफ ही लेकर B से आपको यहां पर आर्क ये कट कर देना है। ठीक, तो ये मैंने माना कि ये दोनों आर्क एक दूसरे को कहां कट कर रहे होंगे, मान लो किसी पॉइंट P पर और ये वाला किसी पॉइंट Q पर कट कर रहा होगा। ठीक, अब इन पॉइंट P से Q को अगर हम ज्वाइन करेंगे, है ना, तो ये AB लाइन सेगमेंट को ये वाली लाइन कहीं ना कहीं कट कर रही होगी, तो यहां पर किसी पॉइंट पर मैंने माना M पॉइंट पर कर रही होगी। ठीक, तो ये जो PM होगा ना, ये इस लाइन सेगमेंट का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होगा, ये हम स्केल से जब मेजर करके देखेंगे तो AM और BM आपस में स्केल में हमें दिखाई देंगे कैसे हैं, इक्वल, है ना, और जब हम ये एंगल मेजर करेंगे तो ये एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के। तो इसका मतलब जो ये PM है ये AB पर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपको क्या लिखना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपको सिर्फ दो स्टेप लिखने हैं। क्या लिखने हैं, टेक A एंड B एज अ सेंटर with radius more than half of AB, draw arc both side on the line segment AB, ठीक, from A and as well as from B। let कि ये दोनों जो आर्क हैं ये एक दूसरे को कहां कट कर रहे हैं, let these arc intersect each other at point P and Q respectively। ठीक, join P to Q,
लेट पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी लाइन सेगमेंट एट एम, देन पी एम इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में यहां लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टेप 1 लिखता हूं। स्टेप 1 है टेकिंग ए एंड बी एज अ सेंटर, टेकिंग बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक। ये आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गए। सबसे पहले स्टेप में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले स्टेप में आपने देखो क्या करना है, देखो ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट, ये हमें गिवन है। सबसे पहले स्टेप में आपको लिखना है क्या लिखना है, टेकिंग ए एंड बी एज अ सेंटर विद रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी, है ना, ए बी के आधे से ज्यादा लेकर, रेडियस लेकर, ए एज अ सेंटर एंड बी एज अ सेंटर। क्या करने हैं आपको? बोथ साइड आपको लाइन आर्क बनाने हैं। इस लाइन सेगमेंट के बोथ साइड आपको क्या करने हैं? आर्क बनाने हैं, जो कि एक दूसरे को कहां पर कट कर रहे होंगे? हमने माना कि ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, कहां पर? P एंड Q पर, ठीक। फिर हमें ज्वाइन कर देना है P से Q। ये आपके 2 स्टेप हो गए। पहले स्टेप में तो आपने A एंड B एज अ सेंटर मोर देन हाफ रेडियस लेकर दोनों को साइड क्या बनाए? आर्क। ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आपने क्या लिखा कि लेट दीज आर्क इंटरसेक्ट ईच अदर एट P एंड Q, फिर ज्वाइन P टू Q, ठीक, ये हो गया। थर्ड स्टेप में आपने कहा कि लेट पी क्यू लाइन इंटरसेक्ट ए बी एट एम, देन पी एम क्यू इज द रिक्वायर्ड व्हाट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसमें पी एम क्यू कहो या सिर्फ पी एम कहो, वो एक ही बातें होंगी, ठीक है। ये वाली बात आ रही समझ में? तो ये आपका रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अब ये हमें प्रूफ भी करके दिखाना पड़ेगा कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? P से A को ज्वाइन करा लेंगे, P से B को ज्वाइन करा लेंगे, A से Q को ज्वाइन करा लेंगे, B से Q को ज्वाइन करा लेंगे। इसको हमें वेरीफाई करके दिखाना पड़ेगा। तो इसको वेरिफिकेशन करने के लिए कि ये जो PM है, ये PMQ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखाने का मतलब हमें क्या हो गया कि हमें प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव हमें क्या करना पड़ेगा कि AM किसके इक्वल है? BM के। और हमें ये दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, बोलो? 90 डिग्री। ये हमें दिखाना पड़ेगा। एंगल P या AMP हमें कितना दिखाना पड़ेगा? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हुआ तो ये तो 90 डिग्री होगा ही, ठीक है ना। तो ये हमें करके दिखाना है। अब ऐसा दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 ट्रायंगल लेकर चल रहा हूँ। एक ट्रायंगल PAQ, ये क्लियर दिखाई दे रहा है, बड़ा ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल PBQ, ये ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PBQ। इन दोनों ट्रायंगल में कुछ क्वांटिटी इक्वल हैं। क्या क्या? देखो, हमने A एज अ सेंटर और एक पर्टिकुलर रेडियस ली थी। हमने कितनी ली थी, बोलो? मोर देन हाफ ऑफ AB। तो उससे हमने बनाया था। तो A से हमने इधर भी लगाया था, आर्क इधर भी लगाया था। तो ये दोनों लेंथ तो आपस में इक्वल ही रही होंगी, क्योंकि रेडियस तो उतनी है ना। तो ये AP और AQ आपस में क्या होंगे? इक्वल, है ना। तो ये लेंथ जो है वो इक्वल आर्क बना रहे होंगे वहां पर। तो इनको आप रेडियाई लिख सकते हो, ठीक। फिर हमने क्या किया था, बोलो? B एज अ सेंटर मोर देन हाफ ऑफ AB लेकर हमने B से कट लगाए थे, ये, है ना। तो ये दोनों लेंथ भी सेम रेडियाई से बनाई गई थी, सेम रेडियस लेकर। तो हम कहेंगे कि BP और BQ ये आपस में भी इक्वल हैं। ये भी क्या है? सेम रेडियाई, ठीक। और ये जो PQ है, ये दोनों में क्या है? कॉमन। PQ कॉमन, ठीक है। तो हम कहेंगे ट्रायंगल PAQ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल PBQ के। कौन से रूल से हुआ? साइड रूल, ठीक है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, और ये दोनों में क्या है? कॉमन। अब बाय CPCT हम ये कह सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल आपस में कैसे हैं? इक्वल। एंगल APQ इक्वल होगा किसके?
एंगल बी पी क्यू के। ये हमने कैसे कहा बोलो, बाय सी पी सी टी। ठीक, ये वाली बात आ गई समझ में। अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि हमें ए एम और बी एम आपस में इक्वल लाने हैं। तो ए एम और बी एम आपस में इक्वल लाने के लिए मैं दो ट्राइंगल लेकर चल रहा हूं। एक तो ट्राइंगल ए पी एम और दूसरा ट्राइंगल कौन सा, बी पी एम। इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। कैसे करोगे प्रूफ, ये साइड इक्वल होगी किसके, इस साइड के। क्यों होगी इक्वल, वो इसलिए इक्वल होगी कि जो हमने रेडियस ली थी ए और बी एज अ सेंटर, वो मोर देन हाफ ली थी, हाफ ऑफ ए भी ली थी, है ना। तो वो दोनों साइड हमने कैसे लेकर चले हैं, इक्वल। तो ये ए बी और पी बी आपस में कैसे होंगे, इक्वल। और पी एम दोनों में क्या है, कॉमन। और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ये हमने प्रूफ कर लिया अभी। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बोलो, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सीपीसीटी हम कह देंगे कि ए एम और बी एम आपस में इक्वल रहे होंगे। ठीक, एंड ऑल्सो हम ये कह पाएंगे कि ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल, है ना। ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। बट ये तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो यानी कि एक एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। ठीक, तो यही बात हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल लेकर चल रहे हैं हम यहाँ पर लिखते हैं। ट्राइंगल के नाम हैं ए पी एम एंड दूसरा ट्राइंगल बी पी एम। ट्राइंगल का नाम है बी पी एम। इसमें ए पी और बी पी आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ये सेम रेडियाई हम लेकर चले। एंगल ए पी एम इक्वल है एंगल बी पी एम, इस एंगल के। ये हमने प्रूव कर लिया। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव। ठीक, एंड पी एम दोनों में क्या है, कॉमन। ये बात आ गई समझ। इसलिए हम कहेंगे कि ट्राइंगल ए पी एम क्या है, कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्राइंगल बी पी एम के। कौन से रूल से बताओ, कौन से रूल से, तो आंसर है साइड एंगल साइड। ठीक, अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सीपीसीटी ए एम किसके इक्वल रहा होगा, बी एम के। बाय सीपीसीटी। एंड ऑल्सो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे रहे होंगे, इक्वल। ये भी कैसे, बाय सीपीसीटी। बट एंगल 1 और 2 मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, यानी कि इनका सम कितना होना चाहिए बोलो, 180 डिग्री। एंगल 1 और 2 का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। बट एंगल 1 और 2 तो आपस में इक्वल है, तो एंगल 2 को एंगल 1 लिख सकते हैं। तो ये कितना बन गया बोलो, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। 2 से डिवाइड करा दोगे तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। एंगल 1 एक्चुअल में कौन सा एंगल माना था मैंने, एंगल ये वाला एंगल, क्या नाम रखा था हमने इसका, एंगल ए एम पी। तो एंगल ए एम पी 90 डिग्री प्रूफ हो गया। अब ये 90 है तो एंगल 2 भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपस में इक्वल है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ए एम और बी एम आपस में इक्वल हैं, और यहां पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ये जो पी एम क्यू लाइन है, इस ए बी लाइन का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस तरह से आप वेरीफाई करोगे। वेरीफाई करने के लिए पहले आपको ये बड़ा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल लेकर चलना है। क्यों, क्योंकि इससे हम ये एंगल इक्वल लेकर आ जाएंगे। आप डायरेक्टली इन दोनों को लेकर चलोगे तो आपके पास तीन चीजें इक्वल है नहीं। आपको सिर्फ ये तो पता है कि ये इक्वल हैं और ये कॉमन है, बाकी और कोई चीज नहीं पता। तो पहले हमने ये बड़े वाले ट्राइंगल लेकर क्या किया, ये दोनों एंगल इक्वल कर लिए। ठीक, हमने प्रूफ कर दिए। फिर हमने कहा कि ये इक्वल है इसके, ये दोनों एंगल इक्वल हमने प्रूफ कर लिए, और ये दोनों में क्या है, कॉमन। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो फिर ये आपस में इक्वल आ गए। फिर ये लीनियर पेयर हैं, ये दोनों एंगल बट आपस में इक्वल हैं, तो एक एंगल 90 डिग्री का आ गया। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये पी एम क्यू, ये जो लाइन जा रही है, ये ए बी का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप चाहो तो सिर्फ पी एम को भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह सकते हो, क्योंकि पी एम क्यू कहो या पी एम कहो, ए बी का हो, दोनों ही केसेस में क्या कहोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये कंस्ट्रक्शन।